देख कल बच्चों हमने एग्जाम्पल नंबर शायद कौन सी की थी कल, पिछले साल, पिछले 9 की बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, ए और बी दो रियल नंबर्स हैं, ए और बी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है a प्लस आई, और Z2 दिया है 1 प्लस आई बी। Z3 की वैल्यू 0 दी है। उसने कहा ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं, तो तुम्हें बताना है ए बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाए, जिससे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल बने। एक मिनट के लिए Z1 की वैल्यू बताइए पहले। Z1 इतना है तो Z1 से पॉइंट बनाना क्या बनेगा, Z1 से पॉइंट बन जाएगा हमारा a,1। Z2 से पॉइंट क्या बन जाएगा 1,b, और Z3 से बन जाएगा हमारा Z3 से 0 0। ये तो बन जाएगा। तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास में, एक तो है a1 वो, और b हमारा है 1b, और तीसरा है हमारा 0 0। सी कह दिया मैंने उसे 0 0। अब ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है, सभी जानते हैं साइड सेम होंगी, तो साइड निकाल दो ना। बताओ ए बी साइड कितनी आएगी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए होगी ना, तो ए बी बताओ कितनी बैठेगी, मतलब जल्दी से। दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस का फॉर्म लगाओ ना, अंडर रूट ए माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट बी सी कितनी बैठेगी, बी सी ये वाली, तो 1 माइनस 0 कर लो का स्क्वायर और बी माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू सी ए कितनी बैठेगी, सी ए बैठेगी ये वाली, बोल 1 माइनस 0 का स्क्वायर और बी माइनस 0 का स्क्वायर। चेक करो गलती नहीं हो गई, कौन सी वाली गलत हो गई, ये वाली सी ए, ये वाली सी ए है, ए ये है, तो ए माइनस 0, ए माइनस 0 तो आएगा और 1 माइनस 0 आएगा, 1 माइनस 0। अब सही है, ठीक है। स्क्वायर कर लो, अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा a माइनस 1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1 माइनस बी का स्क्वायर, और इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर, और हो जाएगा यहाँ पर 1 स्क्वायर। ये तो बन गए। अब बस ए बी की वैल्यू निकालनी है, इधर फर्स्ट मान लीजिए, इधर सेकंड मान लीजिए, इधर थर्ड मान लीजिए। एक बार फर्स्ट सेकंड ले लो, फर्स्ट थर्ड ले लो, कैसे भी ले लो, दो इक्वेशन बना लो, दो ही तो नोन है, ए बी की वैल्यू निकल जाएगी। इसको मैं ऊपर ले जाता हूं, बताओ किस किस को लो, जो तुम्हें आसान लगता हो कोई सी भी ले लो, सेकंड और थर्ड। तो सेकंड और थर्ड ले लेते हैं। देखो सेकंड और थर्ड से हमें क्या फायदा होगा, इससे 1 से 1 कट जाएगा, तो इसका मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू किसके आ जाएगा बी स्क्वायर के। इससे दो संभावनाएं हैं, या ऐसे कर लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ए माइनस बी और यहाँ से ए प्लस बी। इसका मतलब या तो बी ए के इक्वल रहा होगा या बी इक्वल टू माइनस ए रहा होगा, दो संभावना हो सकती है। अब एक और ले लो कोई सी भी, अब ले लो फर्स्ट और सेकंड ले लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड। जब यहां पर हम फर्स्ट और सेकंड लेंगे, स्क्वायर खोल लो, ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2a प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2b इक्वल टू किसके है, इसके 1 प्लस बी स्क्वायर के। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, ये तो आ गया। तो क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस के 2a माइनस के 2b प्लस के 1 इक्वल टू 0। हमारे पास में अब ये दो रिलेशन आ गए, और इनसे हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है। एक काम करते हैं, ये वाला ए और बी में है, दोनों में है, तो एक बार तो बी इक्वल टू ए भर लेते हैं, और एक बार बी इक्वल टू माइनस ए रख लेते हैं, तब सोल्व कर लेते हैं। तो दो केस अराइज करते हैं हम यहाँ पर। पहला केस फर्स्ट, हम कहते हैं कि यदि b की वैल्यू कितनी हो जाए, a के इक्वल हो जाएगी, तब बताइए बाई सेकंड से क्या बन जाएगा, बाई सेकंड से। इसको मैं ऊपर ले गया, यहाँ पर बताइए b की वैल्यू a, तो यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस के 2a माइनस के 2a प्लस के 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये बन गया तुम्हारा धराचार्य, यहाँ पर लगा दीजिए धराचार्य। बताइए धराचार्य से क्या बनेगा, a की वैल्यू b है माइनस के 4 तो प्लस के 4 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर 16 माइनस के 4, a की वैल्यू 1 c की वैल्यू 1, ये रहेगी अपॉन में 2a। सोल्व करिए कितना आ गया, 4 तो ये आ गया, प्लस माइनस कितना बैठ जाएगा, यहाँ बैठ गया तुम्हारा 12, तो कुल मिलाकर 2√3, ये तो बैठेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, ऊपर आ गया 2 प्लस माइनस और √3, ये आ गया। अब बताइए इसमें से a की वैल्यू कौन सी लेनी है, दोनों लेनी है या एक लेनी है। उसने खुद कहा था a की वैल्यू 0 और 1 के बीच रहेगी, खुद कहा था, ऊपर देखो a की वैल्यू 0 और 1 के बीच रहेगी, तो बताइए प्लस वाली या माइनस वाली,
प्लस वाले तो ले नहीं सकते, प्लस लेने तो 2 से 100% कंफर्म है बड़ा हो जाएगा, तो 2 से कम लेने हैं, माइनस वाले ले लो। तो इसका मतलब है ए की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2 माइनस रूट 3 आएगी। और क्योंकि बी बराबर किसके था, ए के था, तो बी की वैल्यू भी इतनी ही है। एक आंसर आ गया। दूसरा आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, अब की बार बी बराबर क्या लेके चलेंगे, माइनस लेके चलेंगे, वो तुम कर लोगे। उतारो जल्दी से नोट करो। तो कुछ नहीं करा, मैं सिंपल इक्विलेटर का रूल लगाया है यहाँ पर। चलिए नोट कर लिया। केस सेकंड बनाते हैं। अगर बी की वैल्यू माइनस एक इक्वल हुई तो बनाइए। केस सेकंड, इफ बी इक्वल टू माइनस ए, देन बाय सेकंड से बताइए क्वेश्चन क्या किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। ए स्क्वायर माइनस के 2a, जब b की वैल्यू रखोगे तुम यहाँ पर माइनस के a, तो ये हो जाएगा प्लस के 2a, और प्लस का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या हो गई, 0। ए की वैल्यू क्या आ गई, इमेजनरी, ए बराबर आ जाएगा रूट के अंदर -1। ये इम्पॉसिबल है, इमेजिनरी, क्योंकि उसने खुद कहा है कि ए की वैल्यू 0 1 के बीच देनी है, तो ऐसा संभव नहीं है। बस ये लिखोगे आंसर, ए की वैल्यू 2 माइनस रूट 2, तो बी की वैल्यू भी इतनी है। कर लिया।
नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जाम्पल 2 पढ़िए, 10 सॉरी। इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है पहले वाला, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं। तो प्रूफ करना, तुम्हें वैल्यू बतानी है एक्स की, कि एक्स की ऐसी वैल्यू क्या होगी जिससे कि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएं। पहले एक बात ध्यान रखना, कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लीजिए ये लिखा हुआ है एक्स प्लस आई वाई और इक्वल टू लिखा हुआ 3 प्लस 4 आई, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा इक्वल हो सकते हैं लेकिन कभी ग्रेटर और लेस नहीं होते। कभी कोई कहने लगे 3 + 4i एक कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरा कॉम्प्लेक्स है 3 - के 2i, बताइए इनमें से कौन सा बड़ा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ऑर्डर रिलेशन बोलते हैं ना, ऑर्डर मतलब क्रम, बड़ा छोटा, ये साइन कभी नहीं चलते। कॉम्प्लेक्स नंबर में केवल एक साइन चलता है, इक्वल का, इक्वल है या नहीं है, बस इतना चलता है। जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे तो समझ जाना रियल पार्ट के इक्वल हुआ होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हुआ होगा, तभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम कहलाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑर्डर रिलेशन, बड़ा छोटे की बात कभी नहीं चलती है। ठीक, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, फिलहाल मुझे ये क्वेश्चन करना था इसलिए थोड़ी सी बात बता दी मैंने यहाँ पर कि दिक्कत क्या थी इसके अंदर। अब सुनो ध्यान से, उसने ये कहा कि भाई यहाँ पर जो है ये इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है या वो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, तो एक्स बताना है तुम्हें। तो हम मान लेते हैं कि हाँ भाई ये इसका कॉन्जुगेट ले तो वो आता है। तो मैंने अपने पास से मान लिया, क्या मान लिया, कि साइन एक्स प्लस आई कोस 2x का यदि कॉन्जुगेट लें तो ये आता है। तो मुझे x ढूंढना कि x की वैल्यू मुझे क्या लेनी पड़ेगी। सही है, इसके कॉन्जुगेट क्या बैठेगा वास्तव में, साइन एक्स माइनस आई कोस 2x इक्वल टू क्या हो गया, कोस एक्स माइनस के आई साइन 2x बैठ गया। अब यहाँ पर हम इक्वेट कर लेते हैं, इक्वेट रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। बताइए रियल पार्ट क्या है, साइन एक्स इक्वल टू कोस एक्स, इमेजिनरी पार्ट माइनस कोस 2x माइनस साइन 2x, तो cos 2x इक्वल टू आ गया sin 2x। इसका मतलब है x की वैल्यू तुम्हें ऐसी ढूंढनी है जो इसको भी सेटिस्फाई करे, इसे भी। अगर इसे सेटिस्फाई करेगी इसका मतलब रियल पार्ट सेम होंगे, और इसे सेटिस्फाई करेगी तो इमेजिनरी पार्ट सेम होंगे। ये तो मतलब है। इसको सोल्व करिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसे 10 बना दीजिए तो 10x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। 10 की वैल्यू कितनी होती है π/4। यदि एक वैल्यू लेते हो तो x की वैल्यू आएगी π/4। इन जनरल करते हो तो तुम्हें पता है n पाई प्लस π/4 कर लेते हैं। तो बताइए x की वैल्यू क्या क्या जाएगी। रखो इसके अंदर n की वैल्यू 0 1 2 3, 0 रखोगे तो π/4, आगे रखो 1, 1 रखने पर 1 रखोगे यहाँ पर पाई प्लस π/4 5 π/4, उसके बाद में 2 रखो तो 4 दूनी 8 9 π/4। ऐसा तुम करते हुए चले जाओ, उससे निकालना, इसको इसके नीचे जाओ, यहां बन जाएगा tan 2x इक्वल टू 1, कितने की वैल्यू होती है tan π/4। जनरल वैल्यू निकालो, 2x इक्वल टू n पाई प्लस π/4, तो यहां से x की वैल्यू कितनी जाएगी n π/2 प्लस के π/8। अब इसमें n की वैल्यू भरना शुरू करो, 0 1 2 3, तो x की वैल्यू 0 रखने पर π/8, फिर 1 रखने पर 1 यहाँ जाएगा π/2 और यहाँ जाएगा 1/8, 8 एलसीएम ले लिया, 2 चौका 5/8, ऐसे तुम करते हो जाओगे। ठीक है, हमने देखा कि x की इन वैल्यू को लें तो रियल पार्ट के सेम आएगा क्योंकि इसी क्वेश्चन से बना है, और यदि x की वैल्यू ये ले तो इसे इमेजिनरी पार्ट सेम आएगा। लेकिन हमें तो x की वैल्यू ऐसी ढूंढनी है जिससे कि दोनों चीज सेम हो। तो ऐसा कोई चीज है इनमें कॉमन, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, x की ऐसी वैल्यू कोई मिल ही नहीं सकती जिससे कि यो इसका कॉन्जुगेट बने। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जल्दी नोट करो। ऑब्जेक्टिव तुम्हें इस बुक के करने हैं या ऑब्जेक्टिव उस वाले करने हैं, जो ऑब्जेक्टिव बुक है, जो मैं तुम्हें उस पर देखना, क्या बोलते हैं उस पर, टेलीग्राम पर दिए थे उस दूसरी वाली बुक के,
वो करने हैं, इस बुक के करा दूं पहले, चलो उन्हें बाद में कर लेंगे फिर। गुड़िया मुझसे बोल लो। हाँ, क्या दिक्कत आई? मुझसे नहीं बोलने के। आवाज देखिए इस गुड़िया को दियो, तुमने गुड़िया से बोल दिया तुम। ये वाला, ये तो इसका कॉन्जुगेट लिया ना, उसने कहा ये इसका कॉन्जुगेट है, तो एक्स बताओ क्या होना चाहिए जिससे कि ये इसका कॉन्जुगेट हो जाए। तो हमने मान लिया कि इसका कॉन्जुगेट है, फिर एक्स ढूंढ रहे हैं हम, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट में क्या होता है? आई का साइन तो चेंज करते हैं, या पॉजिटिव है या नेगेटिव लगा लिया बस। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं? जब उनका रियल पार्ट के, इमेजिनरी पार्ट के। तो दो हमने यहाँ पे इधर कंडीशन बना ली, एक ये बना ली, फिर दोनों को अलग अलग सोल्व करना, और फिर देखा कोई कॉमन एक्स की वैल्यू निकली, कोई एक्स की कॉमन वैल्यू नहीं आई। तो इसका मतलब है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि यो इसका कॉन्जुगेट हो जाए। बस नीचे लिख देना एक्स हैज नो कॉमन वैल्यू, एक्स कोई कॉमन वैल्यू नहीं रखता, बस नोट करें ना। बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ऑब्जेक्टिव में आ चुकी है, लेकिन यहां तो बड़े क्वेश्चनों में आ रही है, फिर भी ध्यान दीजिए। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं नॉन जीरो, कैसे हैं कि अगर उन्हें ऐड करें तो उसका मोड और Z1 का मोड अलग और Z2 का मोड अलग निकालें, जोड़ें तो बराबर आता है। याद करो, अगर यहां पर वास्तव में साइन क्या आता है? क्या इक्वल आता है? कौन सी प्रॉपर्टी है? ट्राइंगल इनइक्वलिटी। ट्राइंगल इनइक्वलिटी में ये चीज बड़ी होती है, क्योंकि ये दो साइडों का सम है और ये तीसरी साइड है। याद है तुम्हें? एक ये Z1, दूसरा ये Z2, और तीसरा ये वेक्टर के रूल्स है Z1 प्लस Z2। याद है तुम्हें? तो दो साइड का सम हमेशा ही तीसरी साइड से ग्रेटर होता है। तो यहां पे तो ये साइन आता है लेस देन इक्वल टू, और यहां कह रहा इक्वल हो जाए। तो इक्वल कब हो सकता है? जब ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब ये कह दो Z2 इस लाइन के ऊपर आ जाए। अगर Z1 भी इधर ही है और Z2 भी इसके ऊपर यही आ गया, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, तो इसकी लंबाई यहां से यहां तक की, इसकी लंबाई, उसको जोड़ोगे तो Z1 Z2 की लंबाई तो यही बैठेगी। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, यहां देखो, अगर हम इसको नीचे को लाते हैं तो ये वाली जो दे रही है Z1 प्लस Z2, ये नीचे आती रहेगी। Z2 जैसे ही इसके ऊपर आएगा तो ये वाली तो वहीं आ जाएगी, क्योंकि दोनों पॉइंट कॉमन तो है। समझ लेते हो ना? तो इसका मतलब Z1 और Z2 का सम Z1 प्लस Z2 के सम के बराबर हो जाएगा। तो ये कहना चाह रहा है कि दोनों के दोनों कैसे हैं? एक लाइन में है। ये कह रहा है कि तब इक्वल साइन होल्ड करेगा, मतलब जब ट्राइंगल नहीं बनेगा तो तब इक्वल साइन होता है। अगर ट्राइंगल बन रहा है तो 100% दो साइडों का सम बड़ा ही होता है। तुमने पढ़ा भी होगा, 3 पॉइंट कोलिनियर सिद्ध कर दो, तो कैसे करते हो तुम? तीनों को एक लाइन में दिखाते हो, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया तुम जीरो करते हो, ये तो करते हो। तो यहां पे जब ट्राइंगल बनेगा ही नहीं तो साफ जाएगा ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट एक लाइन में आ जाएंगे। ये कहती है Z1 Z2 एक डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो जब Z1 Z2 एक डायरेक्शन में है तो उनके बीच का एंगल कितना है? या तो जीरो है या पाई है। कैसा? अगर हो सकता है Z1 इधर को हो, Z2 भी इधर को हो, तो दोनों के बीच का एंगल कितना गया? जीरो। सपोज करिए यहां पर मैं जरा वैसे खींच देता हूं, मान लीजिए Z1 है, Z2 भी इधर को ही है, ये रहा Z2, और ये हमारी एक्स एक्सिस, इसका एंगल यदि थीटा है Z1 का तो Z2 का भी थीटा है, तो डिफरेंस कितना आएगा? जीरो। ये तो पूछ रहा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है Z1 ऊपर को हो यहां और Z2 पीछे की ओर हो, ये रहा, ठीक है, तब भी ट्रायंगल नहीं बनने का। और मान लीजिए ये हमारी एक्स एक्सिस, तो ये एंगल थीटा 1 बना रहा, तो ये एंगल कितना बनाएगा? अरे पाई प्लस थीटा 1 बनाएगा, तो डिफरेंस कितना आएगा? पाई आएगा। या तो जीरो जाएगा या पाई जाएगा या माइनस पाई भी हो सकता है, अगर तुमने इधर से नाप लिया तो। समझ रहे हो? तो सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब जानते हैं भाई 3 पॉइंट है Z1 Z2 और एक बन जाएगा उनसे जोड़कर Z1 Z प्लस Z2, तो वो ट्राइंगल बन जाएगा। जब ये इक्वल साइन तभी होल्ड करेगा जब वो तीनों पॉइंट कहां होंगे? या तीनों या दोनों वेक्टर एक लाइन में होंगे। एक लाइन में होने का मतलब है उनके बीच का आर्गुमेंट का डिफरेंस या तो जीरो जाएगा या पाई जाएगा, और नीचे नापोगे तो माइनस पाई जाएगा। मैं ये ऑब्जेक्टिव रटाने वाली बात कर रहा हूं ये।
वरना क्वेश्चन कैसे कर रहा हूँ वो तो बता ही रहा हूँ मैं। क्वेश्चन किताब में जैसा हो रहा है उससे कर लीजिए, या मैं जो बता रहा हूँ उससे कर लीजिए। किताब में क्या कर रखा है वो तुम देख लेना अपने आप, मैं अपने हिसाब से जब बता रहा हूँ उसे सुनो। लेकिन ये बड़े क्वेश्चनों के रूप में है, छोटे क्वेश्चनों में यही है कि भाई ये ट्राइंगल इनक्लुटी है। ट्राइंगल इनक्लुटी में हमेशा इक्वल साइन तभी होल्ड करता है जब तीनों पॉइंट मतलब या तो ट्राइंगल खत्म हो जाए या Z1 Z2 वेक्टर के हिसाब से करो तो वो एक लाइन में आ जाए, और उस टाइम पे जो है हमेशा एंगल या तो जीरो जाएगा उनका डिफरेंस, या पाई जाएगा या माइनस पाई जाएगा, ऐसा रट लेना इसे। अब करते हैं हम छोटे क्वेश्चनों के हिसाब से, वो लंबे क्वेश्चनों के हिसाब से। लेट एक मिनट के लिए Z1 मैंने मान लिया, Z1 मैंने मान लिया θ1 एंगल बनाता है। कौन सी फॉर्म ली मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर की? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये बताने के लिए कि Z1 θ1 बना रहा है एक्स एक्सिस से या रियल एक्सिस से। Z2 मान लिया मैंने, वैसे ही मान लिया Z2 मान लिया मैंने R2 बराबर e के पावर I θ2। तो बताइए Z2 ने कितना एंगल माना एक्स एक्सिस से? बहुत सिंपल सी बातों में ये बता हुआ है इसकी लंबाई, ये बता हुआ है दिशा। दो ही तो चीजों में होवे क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में। इस रूप में इसलिए लिखा जिससे कि मैं बता सकूं इसका एंगल मैंने θ2 माना। अगर मैं x प्लस आई वाई में लिखूंगा तो x प्लस आई वाई से तुम मोड तो निकालोगे, फिर तुम्हें एंगल निकालेंगे, फिर डिवाइड करना पड़ेगा, tan बदलना पड़ेगा। तो मैं ऐसा क्यों मानूं? जब मुझे आर्गुमेंट की बात चल रही है तो मैंने तो ये फॉर्म मान ली। तो फॉर्म तो बनाई गई है जिससे क्वेश्चन करने में सुविधा हो जाए। तो x प्लस आई वाई में क्यों मानूं मैं से? जब मुझे यहाँ पर आर्गुमेंट की बात चलानी है तो मैंने कहा Z1 ऐसा है, Z2 इतना है। अब तुम बताओ, कोई पूछने लगा बताओ तुमने Z1 का मोड कितना लिया? कहा गया? अरे चल, हाँ कोई पूछने लगा मुझसे यहाँ तुमने Z1 का मोड कितना लिया, तो मैं कहूंगा R1। तो कोई मुझे पूछने लगा आर्गुमेंट कितना लिया Z1 का, तो θ1 लिखा तो सब। Z2 का मोड तुमने कितना लिया R2, तो बताइए Z2 का आर्गुमेंट कितना लिया θ2। ये फॉर्म इसलिए सिखाई जाती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ देखो Z1 प्लस Z2 ये निकालना है। अब बराबर किसके दिया ये, तो जो दिया है मैं उसकी बात चल रहा हूं। मैं मान लेता हूं ये वाली बात सही है। मोड Z1 और प्लस Z2 इक्वल टू है मोड Z1 और प्लस मोड Z2। देखिए इसकी वैल्यू तो मुझे पता है R1, इसकी वैल्यू कितनी है R2, इसकी नहीं पता तो मुझे निकालना पड़ेगा। Z1 की वैल्यू खोल लो, R1 e की पावर I θ1 और R2 e की पावर I θ, ये खोल लो। इसको मैं ठाकर ऊपर ले लिया, ये क्योंकि मुझे पता है जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड निकालना होता है तो उसे रियल और इमेजिनरी में तोड़ना पड़ता है। तो यहां पर कोस साइन में तोड़ लो, इसे भी तोड़ लो, cos θ2 प्लस के I sin θ2 और इक्वल टू कितना है R1 प्लस R2। रियल पार्ट छाटो, R1 cos θ1 हाँ प्लस के R2 cos θ2, ये तो हो गया रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट छाटो, I R1 sin θ1 प्लस R2 sin θ2 इक्वल टू हो गया R1 प्लस R2। ये तो है ठीक जी। यहां ध्यान देना, जब मोड निकालते हैं तो क्या करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, फिर उसका अंडर रूट, ये तो करते हैं। तो रियल पार्ट कौन है, R1 cos θ1 प्लस R2 cos θ2 का स्क्वायर प्लस R1 sin θ1 प्लस R2 sin θ2 का स्क्वायर इक्वल टू किसके हैं, R1 प्लस R2 के। अब जरा यहाँ पे स्क्वायर खोलना, जल्दी से खोलना वरना बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए बताइए, पहले में यहाँ R1 स्क्वायर को स्क्वायर θ1, यहाँ R1 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1, तो कितना बचेगा यहाँ पर अंडर रूट में, यहाँ बच जाएगा सिंपल R1 स्क्वायर। यहाँ बताओ R2 स्क्वायर को स्क्वायर θ2 R2 स्क्वायर, तो यहाँ जाएगा R2 स्क्वायर, फिर आएगा 2R1 R2 2R1 R2 cos θ1 cos θ2 2R1 R2 2 cos, तो 2R1 R2 बाहर और cos किसका फॉर्मूला बन जाएगा θ1 माइनस θ2। देख लो cos θ1 cos θ2 और यहाँ आएगा sin θ1 sin θ2 इक्वल टू आ गया R1 प्लस R2। देखिए दोनों साइड सेम कब हो सकती हैं, तुम बताओ सोचकर। ये साइड सेम तब हो सकती है जब ये टर्म 1 हो जाए, 1, क्योंकि ये टर्म 1 हो जाएगी तो ये फॉर्मूला बन जाएगा R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो हम कह रहे हैं इट इज पॉसिबल, ये तभी संभव है वहन जब cos θ1 माइनस θ2 की वैल्यू 1 हो जाए, या हम कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, θ1 माइनस θ2 की वैल्यू कितनी हो जाए, 0, cos 0 के बराबर हो जाए। या ये कह सकते हो तुम यहाँ पर θ1 बराबर क्या हो जाए, θ2 के हो जाए।
एक ही बात है, थीटा वन माइनस थीटा टू बराबर ये हो जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक जी, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी तो मैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं उनकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस से सेम होनी चाहिए, ये तो मतलब है थीटा वन इक्वल टू थीटा टू हो गया। ठीक है, तो डायरेक्शन सेम होगी तो ये कंडीशन बिल्कुल सही बैठ जाएगी, इसका मतलब वहां क्या होगा, वहां पर ट्राइंगल नहीं बनेगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि एंगल पाई भी हो सकता है जेड वन ऊपर हो और जेड टू कहां हो, नीचे हो, तब उनका डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा, पाई आएगा। तो पाई तो मैंने दिखाया नहीं, तो मैं पाई बता रहा हूं कैसे करूंगा मैं। एक मिनट के लिए मैं इसको लिख लेता हूं, ई थीटा वन इक्वल टू क्या जाएगा, ई थीटा टू। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम होगी सर? ठीक है, बताइए ए की पावर टू एन पाई की वैल्यू कितनी होगी, एक एक मिनट के लिए, एक मिनट जैसे उतारो पहले, मैं दूसरे कर लेता हूँ, यहाँ तो उतार। चलिए बच्चों, चलिए तो यहाँ से थीटा वन माइनस थीटा टू की वैल्यू जीरो आ गई, या थीटा वन बराबर हो गया थीटा टू के, या कह दीजिए आर्गुमेंट जेड वन बराबर आ गया आर्गुमेंट ऑफ जेड टू, या कह दीजिए इनका डिफरेंस जीरो आ गया। बस यही हमारा क्वेश्चन था, लेकिन मैं इसमें एक केस बता रहा हूं कि हो सकता है जेड वन जेड टू की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो, तब डिफरेंस जीरो नहीं पाई आएगा, वो बता रहा हूं। चलिए बच्चों, इसमें नीचे नोट कर लेना ये बात।
मैं यहां बता रहा हूं, सपोज करिए Z1 इधर है और Z2 हो गया इधर, तब भी ट्राइंगल नहीं बनेगा। ट्राइंगल नहीं बनेगा ना, तभी तो एक लाइन में है, ठीक है। उस टाइम पर मान लीजिए इसका आर्गुमेंट θ1 है, तो फिर इसका जो आर्गुमेंट कहलाएगा वो पाई, इसका Z2 का कितना कहलाएगा, पाई प्लस θ1 कहलाएगा। समझ में नहीं आए? तो हमने कहा भी Z1 का आर्गुमेंट हमने कितना मान लिया, आर्गुमेंट Z1 का ऊपर लिखा था θ1 है, तो फिर इस स्थिति में आर्गुमेंट जो Z2 का आएगा वो पाई प्लस θ1 आएगा। और यदि हम इसका डिफरेंस करेंगे तो आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2 वो बन जाएगा θ1 माइनस पाई प्लस θ1, तो कितना बैठ जाएगा, माइनस के पाई, और डायरेक्शन इधर से नाप लोगे तो प्लस के पाई। बस कर लिया बच्चों। कर लिया। एक बात और ध्यान रखना, जैसे मैं ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट कर बता चल रहा हूँ ना, जैसे कि मैंने कहा कि ट्राइंगल इंक्लूटी है, इसका मतलब तीनों पॉइंट कहाँ पहुंच जाएंगे कि एक उससे बन जाएंगे, ट्राइंगल बनेगा नहीं, तो उस बात को शॉर्ट में लिखना कि यहाँ पे ट्राइंगल बनने का एक लाइन में आ जाएंगे, इसका मतलब Z1 Z2 डायरेक्शन सेम हो जाएगी, तो उसका फायदा उठा लो छोटी मोटी बातें लिख लिख कर, तो कितने बड़े थोड़े करोगे वहां पर क्वेश्चन को, या तो रट लो, इनके आंसर ये आएंगे। लेकिन जब हम रिवीजन करेंगे कई कई बार तो हो जाएगा सब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रहा, लाइन की इक्वेशन दो फॉर्म बताई थी मैंने लाइन की इक्वेशन लिखने की कॉम्प्लेक्स के रूप में, एक पैरामेट्रिक और एक बताई थी नॉन पैरामेट्रिक, बताई थी, चलो याद करो ना, पहले वो बताऊंगा मैं, वो पूछूंगा दूसरे वाली, याद करो उस लाइन की इक्वेशन, ये हमारी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उस लाइन की इक्वेशन जो ओरिजिन से पास होती है, जो ओरिजिन से पास होती है और कितना एंगल बनाती है, अल्फा एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव साइड से, या कह दीजिए रियल एक्सिस से, कितना एंगल बना रही है, अल्फा। बताइए इसकी इक्वेशन क्या थी, बहुत बढ़िया, जेड इक्वल टू आर ए के पार आई अल्फा, आर यहाँ पैरामीटर है, 2 3 4 कुछ भी ले लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्फा इसका एंगल बताया। दूसरा, अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से पास हो रही हो, मान लीजिए एक पॉइंट दे दिया गया है तो मैं अलग से, चलो यहां से देखते हैं, ये भी ना हो सकता, चलो यहां दे दिया Z1, इस लाइन और ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, अल्फा। बताइए इस लाइन का इक्वेशन क्या होगी, जेड इक्वल टू जो पॉइंट है वो डालो प्लस आर और ई की पार आई अल्फा, बस इसमें Z1 ऐड हो जाता है और Z1 को तुम जीरो बना दोगे, कहने का मतलब इस पॉइंट को क्या बना दोगे, ओरिजिन, तो फिर ये ऊपर वाली बन जाएगी। अब फिर दो पॉइंट ऐसा पास होने वाली, अगर तुम्हें दो पॉइंट दिए जाएं, एक Z1 और एक Z2, इनसे पास होने वाली लाइन की इक्वेशन पूछी जाए तो वो क्या बताए थे, पैरामेट्रिकल फॉर्म में, टी Z1 प्लस 1 माइनस टी और यहाँ Z2, अगर यहाँ पे लैम्डा डाल दीजिए क्या फॉर्मूला, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं पीछे कंडीशन लगा दूं कि भाई टी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तो बताइए क्या बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा इन दोनों को जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट, बस इतना। अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो फिर ये बन जाएगी पूरी लाइन, सही है। उसके बाद एक थी नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म, दो पॉइंट से जाने वाली, उसके लिए क्या बताया था एक मैंने, डिटरमिनेंट, पहले रोल के लिखा जेड जेड बार 1, दूसरा पॉइंट Z1 बार 1, तीसरा और 1 और इक्वल टू क्या, 0। अगर तुम्हें तीन कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाए Z1 Z2 Z3 और कहा जाए ये एक कोलिनियर है, तो कैसे चेक करोगे, Z की जगह Z3 भर लोगे और फिर डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालोगे कि वो 0 होना चाहिए। मतलब सीधी सी बात, तीसरा वाला पॉइंट इस लाइन पर
सेटिस्फाई करना चाहिए। भाई ये क्या है, लाइन तो है दो पॉइंटों को जोड़ने वाली और तीसरा पॉइंट तुम उसको सेटिस्फाई करा रहे हो। लेकिन क्वेश्चन इससे मत करना, कॉम्प्लेक्स में क्यों करोगे तुम, कॉम्प्लेक्स तो आती ना हमें। हम किससे करेंगे, जब पॉइंट ये दिए होंगे तीन कॉम्प्लेक्स नंबर तो इन क्या बना लेंगे, पॉइंट बना लेंगे और ज्योमेट्री से कर देंगे। पहले दो पॉइंट से जाने वाली लाइन के कुछ निकालेंगे, वही y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू अपॉन क्या होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x वन फॉर्म से, और तीसरा पॉइंट उसमें सेटिस्फाई कर देंगे। समझ रहे हो ना, ठीक जी। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या कि भाई कोई भी लाइन की इक्वेशन जो होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आर्गन प्लेन के अंदर, इस पूरे प्लेन को हम आर्गन प्लेन बोलते हैं, उसको इस रूप में लिखा जा सकता है। तो इस रूप में यहाँ लिख के दिखाना, यहाँ जेड आना चाहिए, यहाँ बी बार, यहाँ बी, यहाँ जेड बार और यहाँ सी, जिसमें बी एक नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है और सी क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन को इस रूप में कन्वर्ट करना है। इसमें कहीं पर भी आर का या टी का यूज नहीं किया गया है, इसका मतलब ये नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म है, इसको मैं इस रूप में लाके दिखा रहा हूं। ठीक है, लिखो, या मैं लाके दिखा देता हूं, हटा दो, एक मिनट जाओ बस। मैं लिख देता हूं, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन joining Z1 and Z2 is determined Z, Z bar 1, Z1, Z bar 1, Z2, Z2 bar 1। चलो सोल्व करो इसे। Z ये दब जाएगा इस केस में Z1 बार माइनस Z2 बार, फिर आएगा माइनस Z बार, इसे दबाओ इस वाले Z, Z2 तो आएगा, ये दबेगा ना, ये Z1 आएगा, Z1 माइनस Z, फिर आएगा 1, ये दब जाएगा Z1 Z2 का बार माइनस Z2 Z1 का बार इक्वल टू आ गया जी। अब देखो इस रूप में लिखना, Z के साथ जो भी होगा उसे B बार मानेंगे, जो Z बार के साथ होगा वो B मानेंगे, ये तो है। ठीक है, तो Z ये रहा, इस पूरे को यदि मैं B बार मान लूं तो यहाँ B होना चाहिए, यहाँ B होना चाहिए, ये तो है। और पीछे जो बचा है ये सारा, इस सब को ले जाऊंगा उधर तो ये C होना चाहिए, और C का मतलब ये केवल रियल नंबर होना चाहिए। उसने कहा रियल होना चाहिए, C रियल नंबर, जबकि B कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये सोल्व करने के बाद इसकी वैल्यू कैसी आएगी, रियल आएगी। तो वो कैसे प्रूफ करूंगा उसे बताऊंगा, जल्दी करो। कर लिया, देखो बच्चों, यहां पे पहले हमें इसको रियल बनाने पे ध्यान देना कि ये रियल नंबर आना चाहिए पीछे वाला। तो मैं तुम्हें उसकी बात बता रहा हूं, ध्यान सुनना। देखिए यहां लिखा हुआ Z1, यहां पे लिखा हुआ है Z1 और ये Z2 का बार। इसको देखो मैं कैसे चेंज करूंगा, यहां आ रहा है Z1 Z2 का बार और यहां आ रहा है Z1 का बार, तो मैं इसे ऐसे लिखता हूं Z1 का बार और Z2 को लिखता हूं डबल बार। अब बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है? मैं इस टाइप की बात कर रहा हूं, इसमें मैं कोई चेंज नहीं कर रहा, जैसा है ये है, क्योंकि मुझे मेन तो उसे रियल बनाना है। उसे मैं रियल कैसे बनाऊंगा उस पर ध्यान दे रहा हूं। ये यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक, अब यहां पे ध्यान देना, ये Z1 है, ये Z2 का बार है, इस पूरे को लिख रहा हूं मैं Z1 Z2 का बार, पूरे का बार। चेक करिए, क्योंकि बार इंटू में अलग अलग किया जा सकता है। जब ये इंटू में दो नंबर है, इसका बार अलग ये रहा, इसका बार अलग ये रहा, सेम ही तो है। अब यह सोचो इसका मतलब ये क्या बन गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस इसका बार, ये तो मतलब है। सोचो Z इक्वल टू कहीं पर x प्लस आई वाई है, Z बार कितना होगा, x माइनस आई वाई। जब मैं Z को उसके बार में से घटाऊंगा तो क्या आएगा, क्या रियल आएगा? सोचो, नहीं रियल नहीं आएगा, 2i प्योरली इमेजिनरी आएगा, इमेजिनरी। इसका मतलब ये रियल नंबर
नहीं, ये समझ में नहीं आया। अरे ये देखो जेड मानो, तो यो क्या है, जेड का बार है। तो जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में से उसका कॉन्जुगेट घटाया जाता है तो वो प्योरली इमेजिनरी पार्ट बन जाता है, क्योंकि रियल पार्ट तो उसका कट जाएगा। तो ये हमारा इमेजिनरी नंबर है। समझ में नहीं आई बात? तो मैं कहूंगा ये कैसा है, इमेजिनरी है, ये वाला इमेजिनरी, लेकिन मुझे तो रियल चाहिए। तो रियल बनाने के लिए क्या करूं, जब इसमें आई आएगा तो मैं इस पूरे में आई से गुणा कर दूं। जैसे ही मैं इसमें से आई से गुणा करूंगा, किसके साथ में आई आएगा, तो आई वो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1। अब भी समझ में नहीं आई बात तो फिर ये रियल बन जाएगा। तो ये काम करना है बस, मुझे इसमें मल्टीप्लाई कर देनी है, कहेंगे आई की मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, करो ठीक जी। अब मैं यही काम करने जा रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं बाई किससे, आई से, पूरे में। तो देखो ये किस टाइप में बनता है। यहां पर हमने आई की मल्टीप्लाई करी, आई इंटू Z1 बार माइनस Z2 बार, फिर इसको भी अंदर ले लेता मैं प्लस को भी, और यहां पर भी आई की मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो यहां आ जाएगा Z1, ये हो जाएगा Z2 माइनस Z1, इसमें मैंने कर दी आई की मल्टीप्लाई। क्या माइनस आई कर लो, तुम माइनस आई कर लो, क्योंकि मुझे सी को उधर ले जाना ना, तो माइनस आई कर ली मैंने साथ साथ में, यहाँ भी माइनस कर दी, देखा यहाँ भी माइनस कर दी, और ये हो जाएगा Z1 Z2 का बार माइनस Z1 और Z2 का बार का बार, और इक्वल टू हो जाएगा 0। अब देखो कहीं गलती हो क्या, मैंने माइनस आई करी, ये रहा माइनस आई करी, ये रही, ये माइनस में अंदर ले गया था, वो गलत ले गया मतलब का, कहाँ गलती हो गई, गलती कहाँ हुई, कोई गलती हो गई क्या, नहीं हुई। अब हम ये कहना चाह रहे हैं, इसको उठाकर उधर ले जाओ, इसको उधर, और ये यहीं रहने दो सब, इस माइनस को भी अंदर ही एडजस्ट कर लो। तो यहाँ आई और यहाँ आ जाएगा Z2 का बार और माइनस Z1 का बार, और इस वाले माइनस को भी मैं अंदर ही एडजस्ट कर रहा हूँ। ये हो जाएगा Z1, बेकार के वो चेंज करा हमने, ये रहने देते, और ये हो जाएगा उधर आई, और यहाँ Z1 Z2 का बार और माइनस Z1 Z2 का बार ये। अब देखो मैं इसका नाम रखूंगा B, तो ये हो जाएगा B बार, चेक करो ये B है, तो क्या ये B बार बन गया। अगर मैं इसे B मान लूं तो B क्या मान लूं, B बराबर मान लूं I Z1 माइनस Z2। अब इसका बार करना, B का बार I Z1 माइनस Z2 का पूरे का बार इसका I का अलग होगा और इस ब्रैकेट का अलग बार होगा, ये हो गया। I का बार कितना होता है, -I, तो Z1 बार माइनस Z2 बार। अब इसे चेक करिए, ये नहीं बनना, बन तो गया है ना। तो यदि इसे मैं बी मानूंगा तो ये क्या बन जाएगा, बी बार। यही तो कह रहा है वो, कहाँ गई क्वेश्चन, वो कह रहा था आंसर ऐसा लगा दिखाओ, जेड बार इंटू बी। अगर जेड बार के साथ में जो भी है वो तो बी आए, तो यहाँ क्या है उसका बार आए, ला तो दिया, इसका बार ये वाला बैठेगा, और वो क्या बन जाएगा, प्योरली रियल बन जाएगा, क्योंकि उसमें आई के मल्टीप्लाई हो जाएगा, उस वाले को सी मान लेंगे। बस अब संकेत देने हो गए, उतर जल्दी से। देखिए जल्दी करने का मेरा पर्पज यही है, क्योंकि तुम्हें ऑब्जेक्टिव करने हैं, बस एक बार इनको सेटिस्फेक्शन सा हो जाए तुम्हें जो है कि हाँ भी इसमें कर क्या रहे हैं हम जो है। ऑब्जेक्टिव के लिए कोई ऐसा वो नहीं है यहाँ पर कि हाँ बिल्कुल हवा में उड़ जाएंगे कोई क्वेश्चन जो है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैथ्स में ऑब्जेक्टिव बनाना पता नहीं वो कैसे बनाते हैं ऑब्जेक्टिव, हमने तो देखा कि IIT वाले जो हैं वो ऑब्जेक्टिव पेपर देने हैं, लेकिन किताब खा के देखो जो ऑब्जेक्टिव किए हुए हैं उनके सोल्यूशन ढूंढो, सोल्यूशन वही एक पेज के मिले होंगे, नहीं मिलते, कुछ ही क्वेश्चन होते हैं छोटे जो हैं, वरना सारे ऑब्जेक्टिव के सोल्यूशन ढूंढ के देखे बड़े बड़े मिलते हैं। पता नहीं वहां बच्चा बैठ के 1 सेकंड में कैसे कर दिया उन्हें, और नंबर भी ऐसे यहाँ में पता नहीं कितने का होता है IIT का, 500 का 360 का आता है, और पूरे 360 यहाँ में उनके जो है। नहीं हर साल ही कोई ना कोई लाता है, हर साल लाता है, हर साल का रिकॉर्ड है, कोई ना कोई लाता है। नीट में भी ऐसे ही आते हैं, सब में ऐसे आते हैं, पता नहीं वे कौन सी दुनिया से बच्चे आए हुए हैं, हमें नहीं पता जो है। और जो पेपर बना रहे हैं ना उन्हीं की किताब है मार्केट के अंदर, और वो किताब सारी सारी लॉन्ग में किए हुए क्वेश्चन है जो हैं, वे खुद जो लिखने वाले हैं उनके सोल्यूशन देखे तो ऑब्जेक्टिव के सबके RD शर्मा के उनके सबके सोल्यूशन है,
तुम किताब उठा के देखिए कंप्यूटर में, जो वो तो कंप्यूटराइज किताबें हैं, अगर उनसे हाथ से लिखने लगे तो वही 4 लाइन की 10 लाइन बनेगी। पता नहीं वहां बैठ गया बच्चा कैसा ब्रिलियंट हो जाता है, इतना जो है रटेगा भी तो कितना रटेगा, कि वहां बिल्कुल सही उतने ही समय में उतने क्वेश्चन पूरे कर देता है। कर लिया? इनको नोट कर लेना, ये यहाँ पे इसके सामने लिख देना, कोई बात नहीं, हल देना नीचे की तरफ जाके। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी के उसके बार में से रिमाइंड करते हैं तो वो प्योरली इमेजरी बनता है। आई की मल्टीप्लाई इसलिए ही की गई है जिससे कि वो रियल बन जाए। बस इसे नंबर 1 डाल के छोड़ देंगे ऊपर। लेट कर लिया मैंने। बी तो मानता हूं मैं इसको आई Z1 माइनस Z2 को, ये मान लिया। और सी मानता हूं लास्ट वाले को, सी इक्वल टू आई Z1 Z2 और माइनस Z1 Z2 का ये बार का बार था, ये बार का बार, ये हमने सी माना। तो हमने लिखा कि ये तो होगा प्योरली रियल, रियल। अब मैं बी का बार लेकर दिखाता हूं, टेकिंग कॉन्जुगेट। जब तुम इसका कॉन्जुगेट लोगे तो बी बार और यहाँ आई पूरे का बार Z1 माइनस Z2 हो जाएगा। बार इनटू में अलग अलग हो जाता है, आई का बार Z1 माइनस Z2 का बार, बार जो है इनटू में भी वो माइनस में भी अलग अलग हो जाता है। तो Z1 का बार माइनस Z2 का बार, ये हो गया। और आई का बार जानते हैं हम माइनस आई आएगा। तो मैंने ये दिखाया है कि जो Z के साथ लिखा हुआ है ये वाला और ये देखो सेम आ गए हैं। इक्वेशन नंबर 1 से कह दो, बाय इक्वेशन 1। जेड यहाँ बन जाएगा बी बार, यहाँ जेड बार, यहाँ बी बन जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा सी। अब याद करो, मैंने एक तुम्हें सर्किल की इक्वेशन भी इस रूप में लिख के दिखाई थी, याद हो तुम्हें तो? हाँ बहुत बढ़िया, वही बात कर रहे हैं अब। पहले मैं क्वेश्चन बोल लेता हूँ इसके ऊपर, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन ये आया, जेड 1 प्लस 2i जेड बार 1 माइनस 2i इक्वल टू 7। बताओ क्या ये इस फॉर्म में है या नहीं है? तो बी कितना लिया हमें? बी क्या लिया मैंने? 1 माइनस 2i। और सी क्या लिया? देखो इसका बार यहां डाला, जेड के साथ आना चाहिए बी का बार, और जेड बार के साथ चाहिए बी, तो ये बी है। समझ में आ गई? ये हमारा सी जो है वो 7 है। बता सकते हो किन दो पॉइंट से पास हो रही है? चलो इसी क्वेश्चन को सही से ला दो, ऐसा समझ में नहीं आती है, मैं कार्डिनल फॉर्म में समझ में आ गया, एक्स वाई में, एक्स वाई में कन्वर्ट करके दिखा दो सर। एक्स जेड क्या रख देंगे, एक्स प्लस आई वाई, यहाँ क्या रख देंगे, एक्स माइनस आई वाई। सोल्व कर लेंगे, इक्वेशन सही रूप में आएगी। बना के दिखा दो, इसे चेंज कर दो कार्डिनल फॉर्म में जल्दी से। जेड की जगह एक्स प्लस आई वाई रखकर मल्टीप्लाई करके सोल्व करके दिखाओ क्या बनेगी, फिर मैं इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ तुम्हें क्या बनेगी।
सारे में से रियल पार्ट छाटो, इसकी मतलब इसमें आएगी x आएगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 2y आएगा, वहां पर रियल पार्ट x आएगा, उसमें रियल पार्ट हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस के प्लस माइनस क्या आ जाएगा 2y। देखिए रियल पार्ट इतना शायद है ये रहा, इमेजिनरी पार्ट छाड़ दो। इसके से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x तो यहाँ आ गया प्लस के y, कितना सेम ही रहा, जीरो, बस रियल आ रहा, आगे कुछ नहीं आ रहा, ठीक, ये सब जीरो, यही है ना। कुल मिलाकर क्या बैठ गई 2x माइनस के 4y इक्वल टू 7। बताइए कौन सी लाइन आ गई है। इंटरसेप्टेड फॉर्म में लिख दो, x अपॉन कितना आ जाएगा 7/2 प्लस y के नीचे आ जाएगा माइनस के 7/4, ये तो बैठेगी, गलत हो गया। तो 7/2 तो पॉजिटिव, ये रहा 7/2 तो इधर, और x की वैल्यू y, इसके नीचे y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के, तो नीचे जाएगी है माइनस के 7/4। तो ये 9 है, ये पॉइंट तुम्हें समझ में आ गया, कौन बनेगा 7/2 0, और ये पॉइंट बन जाएगा तुम्हारा 0 माइनस के 7/4। इन पॉइंट से पास होगी, ठीक है, कर लिया। दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं मैं, पहले एक चीज बता देता हूं उससे बाद में। देखिए सर्किल की इक्वेशन जिसका सेंटर Z0 हो और रेडियस मान लीजिए R हो, तो सर्किल की इक्वेशन होती है Z माइनस Z0 इक्वल टू R, ये लिखवाइए सर्किल की इक्वेशन। इसकी फिर मैं दूसरी फॉर्म बताई थी, वो तुम्हें बता दी, वो फॉर्म क्या बताई थी बताओ, Z इंटू Z बार, फिर Z बार B Z बार, ओ सॉरी Z और यहाँ B बार, अब प्लस C इक्वल टू G, ये बताए। इस सर्किल की इक्वेशन को मैंने इस रूप में चेंज करके दिखाया था, ठीक है। बता सकते हो इसका सेंटर कितना है, बहुत बढ़िया, सेंटर था -b, और रेडियस क्या थी, हाँ अंडर रूट मोड b का स्क्वायर माइनस, हाँ बोलो c, ये बताया। तो इसका सेंटर हम ऐसे निकाल सकते हैं, और यदि क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हो पहले वाली फॉर्म में, तो सीधा यहाँ जो आएगा वो सेंटर है, जो यहाँ आएगा वो रेडियस होगी। और इस फॉर्म में दिया तो ऐसे बना सकते हैं, जरा इसको देखना और दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन की इक्वेशन देखना, Z बार अभी जो लिखा तुमने Z बार B प्लस Z B बार और इक्वल टू C कह दो, या इधर ले आओ C को, या इक्वल टू C कह दो, C रियल नंबर तो है, तो C इधर जाएगा माइनस C हो जाएगा। तो देखो इन दोनों में अंतर, देखो इन दोनों में, ये तो है हमारी क्या है, ये लिख दे सेम ये वाली, इसको देखो और इसे देखो, क्या अंतर है इसमें, ये टर्म आ रही है, ये टर्म जो इसे सर्किल बना रही है, क्यों, क्योंकि z का मतलब x प्लस आई वाई, z बार का मतलब x माइनस आई वाई, गुणा करोगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं आ रहा, क्योंकि ये 1 डिग्री की है और ये बन रही है इक्वेशन 2 डिग्री की। तो बस इतना अंतर है दोनों में, अगर ये टर्म आ रही है तो समझ जाइए कि फिर ये सर्किल है, और ये टर्म नहीं आ रही तो समझ जाइए फिर ये लाइन। आगे बात समझ में, ठीक जी। इनका मैथ तुम्हें तब दिखाई देगा जब तुम ऑब्जेक्टिव करोगे, अभी मैथ नहीं दिखाई देगा इनका। नेक्स्ट करें, ये रहा क्वेश्चन, सो दैट द इक्वेशन ऑफ सर्किल described ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग Z1 Z2 एज डायमीटर। अगर मान लीजिए तुम्हें कोई सर्किल दिया गया हो और उसके डायमीटर, ये रहा डायमीटर, ये दे दिया Z1 और ये दे दिया Z2, उसने कहा Z1 Z2 को जोड़ो, जो लाइन सेगमेंट है वो सर्किल का क्या है डायमीटर है, तो इसकी इक्वेशन बताओ। अब सर्किल की इक्वेशन हमें कब आती है कॉम्प्लेक्स में, या तो सेंटर बताओ और रेडियस बताओ, तो अभी लिख देंगे हम, सेंटर पता है तो Z माइनस Z0 इक्वल टू कितना R लिख देंगे, ये तो है सर्किल की इक्वेशन, समझ करो। कोई सर्किल का सेंटर 3 + 4i पर है और रेडियस 2 है, तो सर्किल की इक्वेशन क्या आएगी कॉम्प्लेक्स के रूप में, लिख के दिखाओ, मॉड Z माइनस 3 + 4i इक्वल टू 2, बस आंसर आ गया। लेकिन वो ऐसे कह रहा है कि अब की बार मैं तुम्हें ये नहीं दे रहा, मैं तुम्हें क्या दे रहा हूं, डायमीटर दे रहा हूं, अब बना के दिखा दो, चलो तुम बताओ कौन बचा पाएगा। इसी फॉर्मूले से निकाल दो, इस फॉर्मूले से ही, मैं अलग फॉर्मूला नहीं बना रहा, उसने फॉर्मूला लिखा ही है, लेकिन मैं इसे नहीं करना चाह रहा, मैं तो वैसे ही बोलना चाह रहा हूं, तुम बताओ। Z1 दिया, तुम्हें Z2 दिया, डायमीटर दिया, और तुम्हें इसका यूज करना, तो तुम्हें क्या चाहिए सेंटर, तो सेंटर कैसे निकालोगे, बता चुका मैं तुम्हें,
ये क्या होगा उसका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट बताया था मैंने, दोनों को जोड़ दो, आधा कर दो, तो Z1 प्लस Z2 अपॉन 2 कर देना, ये तुम्हारा Z0 बन जाएगा सेंटर। और दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस का फॉर्म लगा दो। क्या बताया था डिस्टेंस निकालना, बस दोनों घटाओ मोड़ ले दो, वो डिस्टेंस होती है। तो ये जो डिस्टेंस होगी उसका आधा कर देना, तो R बन जाए। हम इसे क्यों करेंगे क्वेश्चन, वो तो वहां ऑब्जेक्टिव में देगा, ये दे देगा वहां लिखा हुआ, इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर देगा कहीं, नहीं मेरा कौन सा सही फॉर्मूला है, इसलिए हमें रटना पड़ेगा ये। लेकिन क्वेश्चन नहीं करेंगे हम इससे, क्वेश्चन तो हम वैसे ही कर लेंगे। समझ में आ गई बात तुम्हें? ठीक बात। और मान लो मैं इसका कॉम्प्लेक्स का यूज करूंगा ही क्यों, जब कॉम्प्लेक्स मुझे आती है ना, मुझे कम से कम Z1 तो दे रखा होगा, उससे क्या बना लूंगा पॉइंट, और पॉइंट के हिसाब से कर दूंगा मैं तो ज्योमेट्री के हिसाब से। कौन पूछ रहा मुझसे वहां पर, किंतु तुमने ऑब्जेक्टिव किससे करा, वो जब बड़े क्वेश्चन होंगे तभी तो वो उंगली उठाएगा, तो ज्योमेट्री का फायदा क्यों उठा रहा है, कॉम्प्लेक्स से कर। लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो हम बिल्कुल फ्री हैं, दूसरी कॉपी में देकर कर दें, कौन रोक देगा, कोई भी नहीं। अब बात उठती है यहाँ पर कि ये फॉर्मूला बना कैसे है, अब इसे बना के दिखा रहा हूं मैं तुम्हें, बस 2 मिनट ध्यान देना। ये सब मैंने यहां से हटा, 1 मिनट, ये कुछ, अरे यार कहीं भाग जा, कोई खुला हुआ तो है। वो है ना, उस पर कुछ और पढ़ाऊँ, इस पर कुछ और पढ़ाऊँ, तुम्हारे वाले पे तो दिक्कत हो जा। नहीं मुझे सेलेक्ट करना था, वो लॉक करना था, वो लॉक तो हो रहा था, फिर वो भाग नहीं रहा था। चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं इसकी, इसका का है, कहाँ गया पेन, अब पेन ही नहीं आया, लो। हम बात कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन बनाई कैसे जाए। तो देखिए, जब हमने इंटर पढ़ा था कि भाई अगर किसी सर्किल के डायमीटर दिए हो तो उसकी इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, पहले तुम बताना। अगर मान लीजिए ये x1 y1 है, ये वाला सिरा, और ये वाला सिरा x2 y2 है, तो बताइए इस सर्किल की इक्वेशन क्या होती थी, याद करो, याद ही नहीं तुम्हें, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y इक्वल टू कितना, 0, ऐसा बनती थी सर्किल की इक्वेशन जिसके डायमीटर पता हो। ठीक है, ये बनाई कैसे गई थी ये बता दो बस, ये तो रटी हुई है हमारे, बनी कैसे थी ये। तो यहाँ पे यूज किया गया था एक एंगल। जब भी किसी कर्व की इक्वेशन निकालनी होती है तो हमेशा किसका फायदा उठाते हैं हम, लोकस का। एक पॉइंट पकड़ लेते हैं इस कर्व के ऊपर, पॉइंट पकड़ा मैंने एक्स वाई में, क्योंकि मुझे इक्वेशन बनानी है ये एक्स वाई में। तो क्या करते हैं, इस पॉइंट को इससे मिलाया, इस पॉइंट को मिलाया, तो तुम्हें पता होगा डायमीटर के द्वारा जो सर्किल पे एंगल बनता है वो हमेशा क्या होता है, 90। तो एक बार तो इसकी स्लोप निकाल ली, 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की स्लोप, और एक बार निकाल ली इसकी स्लोप m1 और m2, और बीच का एंगल कितना है, tan थीटा, tan थीटा फॉर्मूला लगा दिया। तो उससे एक ऐसी इक्वेशन बन जाएगी जिसमें x और y आ जाएंगे, वही इस पॉइंट का लोकस होगा। तो ये टेक्निक लगाई गई थी, मैं कॉम्प्लेक्स में भी यही टेक्निक लगा रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये Z1 है और ये Z2 है, और मुझे इस पॉइंट को Z मान लेना, सही है, और इस एंगल को निकाला जानता हूं मैंने बता रखा, तो मैं जब भी किसी एंगल को निकालना हो वहां पर एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लो। अब ये एंगल 2 लाइनों के बीच का है, इस लाइन के और इस लाइन के, तो ये देखो किसका एंगल बड़ा है, इस वाली का बड़ा है, तो ये ऊपर आएगी, और जिसका एंगल छोटा है वो नीचे आएगी। बताया था तुम्हें, तो बताइए ये 90 एंगल कैसे निकलेगा, 90 एंगल निकलेगा आर्गुमेंट, बोलो। जो बड़ा एंगल है बाहर से अंदर को आओ या अंदर से बाहर को जाओ, एक फिक्स कर लो, मर्जी हो, Z1 माइनस जेड अपॉन करो Z2 माइनस जेड, ये बन, बस इसका फायदा उठाया मैंने और कुछ नहीं करा। अब मुझे ये क्वेश्चन ऐसी बनानी, ये 90 गायब करना, तो मैं गायब कर सकता हूं, दो कैसे, ये 90 डिग्री इक्वल टू आर्गुमेंट, या एक बात सोचो, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट 90 हो जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा हो, सोचो। कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे होते हैं आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जब आर्गुमेंट की बात चल रही हो तो तुरंत दिमाग में क्या लाओ, पोलर फॉर्म। आर्गुमेंट 90 हो जाए, ये 90 हो जाए, कोस 90 0, साइन 90 0, नहीं कोस 90 0, साइन 90 1, तो प्योरली क्या बन जाएगा, रियल, इमेजिनरी,
प्योरली इमेजिनरी। इसका मतलब ये सारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा। जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी हो जाता है 90 रखने पर ये वाली टर्म जीरो नहीं, ये वाली टर्म जीरो जाएगी, क्या बन जाएगा, आर आई साइन 90 1 हो जाएगा। तो बताओ इसका बार कितना आ जाएगा, माइनस के आर आई हो जाएगा। और मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सोचो जब इसका आर्गुमेंट जीरो है, 90 है, सॉरी इसका आर्गुमेंट 90 है, तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा रहा होगा, प्योरली इमेजिनरी रहा होगा। तो इस कॉम्प्लेक्स को, इसके बार को मैं जोड़ दूंगा तो जीरो बन जाएगा। मैं 90 को हटा रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसी बनानी है। तो मैं कह रहा हूं फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 माइनस जेड अपॉन Z2 माइनस जेड अब प्लस Z1 माइनस जेड अपॉन Z2 माइनस जेड पूरे का बार क्या हुआ होगा, जीरो हुआ। एक करके दिखा दिया मैंने यहां पर ये, ठीक है। बस अब इसमें एलसीएम ले दो और बार को अलग अलग कर दो, बिल्कुल सेम कुछ नहीं बन जाएगा, आंसर जाएगा। ये बनाओ पहले। पहले वो बना ले तुमने, ठीक। फिर ये लाइन लिखो 90 वाली कि भाई 90 एंगल इस तरह निकलेगा, ये फॉर्मूला है इसका। ये लिखिए 90 वाला। अब इसके नीचे लिखो एक लाइन और लिखनी है। इसके नीचे क्या लिखोगे, इसका मतलब है जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट 90 डिग्री हो जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा बन जाता है, Z1 माइनस जेड Z2 माइनस जेड इज प्योरली इमेजिनरी। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होगा। जब भी आर्गुमेंट की बात चला तो कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म को दिमाग में रख लो और एक तरफ को लिख लो। भाई ये कह रहा कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट 90 है तो इसका मतलब थीटा की जगह 90 कर दो, तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन जाएगा, प्योरली इमेजिनरी बन गया। और यदि मैं इसका जेड बाहर निकालूं तो क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ दूं तो जीरो हो जाएगा। तो एक संबंध ऐसा बन जाएगा जिसमें एंगल इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस इसका बार बराबर क्या होगा, जीरो के। सबका बार अलग अलग कर देते हैं, प्लस में हो, गुणा में हो, डिवाइड में हो, सब में बार अलग हो जाता है। बस एलसीएम लेते ना, वही आ जाएगी प्रोबेबिलिटी इक्वेशन। बस इसका देख लिया तुमने यहाँ। इसके बाद ये लाइन लिख देना जिससे हमें ध्यान रहे कि इससे ये सिद्ध कर दिया हमने कि ये नंबर कैसा है, प्योरली इमेजिनरी है। बस जब ये इमेजिनरी है तो ऐसा कर सकते हैं, रफली लिख लो एक साइड में को लिखना चाहो तो। ये जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे होते हैं जिनका प्योरली इमेज मतलब प्योरली इमेजिनरी होते हैं तो वो रियल एक्सिस पे होंगे या इमेजिनरी एक्सिस पे होंगे या बीच में होंगे। भाई तुमने कहा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है जो प्योरली इमेजिनरी है, इसका मतलब रियल पार्ट जीरो है, तो कहां होगा ये, तभी तो एंगल 90 आया है। जब y एक्सिस पे आ गए तो 90 आ गया। माइनस 90 भी हो सकता है क्योंकि हो सकता है y एक्सिस के नीचे की साइड में हो, तुमने इधर से ना पाओ, या 270 होगा फिर, सही है। और हमें पता है चाहे कोस 90 आए, कोस 270 आए या कोस माइनस 90 हो, वो हर बार में जीरो ही जाना है। तो प्योरली इमेजिनरी बनना है। चलो तुम जाओगे ट्यूशन से पढ़ने हैं।